अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के अलावा वह बोर्ड जहां पर एनसीईआरटी सिलेबस लागू है उन सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान बोर्ड के लिए विशेषकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर द्वारा जारी किए गए जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर को मैं हल करवाने वाला हूं, यानी उन प्रश्नों को उत्तर के साथ में हमें देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विद्यार्थी मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 में फिर से स्वागत है। तो देखो कि मैंने इसके बारे में जब ये मॉडल पेपर्स आया था पूरा कुछ आपको इसके बारे में समझा दिया था और उसमें थोड़ा बहुत मैंने उसको हल भी करवाया था, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम और इसको ज़्यादा डिटेल से इसको पूरा हल करने का कार्य करेंगे और पैटर्न वगैरह समझना, आपको ब्लूप्रिंट के बारे में जानना है तो इससे संबंधित वीडियो पूर्व में अपलोड हो चुका है जिसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। इसके अलावा इतिहास के जो अध्याय हैं उन अध्यायों को भी मैंने डिटेल के द्वारा हल करवाया हुआ है, उन्हें भी आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। वहां पर जाकर के जो एनसीईआरटी की जो आरबीएससी एनसीईआरटी कक्षा 12 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है उसमें सारे वीडियोज आपके लिए अवेलेबल है और बहुत ही विस्तार रूप से वहां पर आपको समझाया गया है। तो अब हम आपका समय नहीं लेते हुए इसको प्रारंभ करते हैं। आपकी जो वार्षिक परीक्षा का जो पैटर्न है यानी जो पेपर आएगा इसी मॉडल पेपर के ऊपर आधारित होगा, तो जिसमें आपके 3.25 घंटे का समय है, 80 अंक का आपका इसमें पूर्णांक रहने वाला है। ये सारे निर्देश आप पढ़ लीजिए, सेम निर्देश आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आने वाले हैं। अब सबसे पहले हम खंड अ को सॉल्यूशन करेंगे। खंड अ के अंदर आपको देखना है कि इसमें सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले, कुल 12 प्रश्न इसमें आपके अबसद वाले आएंगे। उन 12 प्रश्नों को हम उत्तर के साथ सॉल्यूशन करेंगे। बहुविकल्प वाले मतलब अबसद वाले प्रश्न आएंगे, 4 विकल्प आएंगे, 4 में से आपको एक सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। जैसे पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में, जैसे इसमें दे दिया कि राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तो आपको अपने आंसर बुक्स में सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर है ब, गुजरात के अंदर है। दूसरा है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, REM व्हीलर थे, HR राव थे, कनिंगम थे या बी बिलाल। इसका सही आंसर होगा स, अलेक्जेंडर जो कनिंगम थे वो थे। अगला है क्वेश्चन संख्या 3, हरिशरण निम्न में से किसके राजकवि थे, वो चंद्रगुप्त प्रथम के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, समुद्रगुप्त के थे या चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो हरिशरण है वो किसके थे राजकवि, समुद्रगुप्त के थे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, हरिशरण ने जो प्रयाग प्रशस्ति थी वो प्रयाग प्रशस्ति इस समुद्रगुप्त की ख्याति के बारे में लिखी है, जिससे हमें सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला है हर्ष चरित्र का लेखक कौन है, हर्षवर्धन है, बाण भट्ट है, कौटिल्य या म्यूर है। तो देखो हर्ष चरित्र किसके चरित्र पर लिखी गई, हर्षवर्धन के चरित्र पर लिखी, लेकिन इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आपके बाण भट्ट है। हर चरित्र और कादम्बरी नामक ग्रंथों की उन्होंने क्या की थी, रचना की थी। अगला क्वेश्चन संख्या 5वां आ चुका है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था। तो सुदर्शन जो सरोवर है उसका जीर्णोद्धार की यहाँ पर बात आती थी। यहाँ रुद्रदामन जो शक वंश का शासक था, रुद्रदामन जिसने अपने मंत्रियों के विरोध के बावजूद भी अपने निजी खर्च से इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसके लिए जनता से उसने कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन संख्या हम 6 देखेंगे कि प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट रेवेनियर कहाँ का निवासी था, क्या वो इटली का था, फ्रांस का था, मोरक्को का था या इंग्लैंड का था। तो वो कहाँ का था, फ्रांस का निवासी था। अगला हम देखेंगे शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ पर है, अजमेर में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में या अजोदन। अजोदन जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उस इलाके के अंदर है ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन संख्या हम 7 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1236, 1336, 1256 या 1356 में ये हुई थी 1336 के अंदर। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने दक्षिण भारत के अंदर इस विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों के विरोध में रियत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, क्या वो श्रमिक के लिए, मकान मालिक के लिए, किसान के लिए या सरकारी कर्मचारी के लिए। तो ये किसके लिए, ये किसान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला हम देखेंगे सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी,
10वां क्वेश्चन है सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो क्या लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड क्लाइव ने? तो ये किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी ने, जो 6 का सिद्धांत था वो लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। और लॉर्ड कैनिंग ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारत का ये गवर्नर जनरल था। अगला देखेंगे 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में क्या होती है? भारत में रेलवे की शुरुआत होती है। बाकी जैसे सती प्रथा का पर रोक तो ये 1829 के अंदर लगती है। और ये राजधानी परिवर्तन तो 20वीं सदी का काम है। तो ये सारी चीज़ें बाद के समय में हुई। तो 1853 के अंदर रेलवे की क्या होती है? शुरुआत होती है। अगला हम क्वेश्चन संख्या देखेंगे 12, जो अबसद वाले आपके प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्प वाले, उसमें लास्ट है कि महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो वो यहाँ की सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहते थे। तब उनके जो गुरु थे, यानी उनके दार्शनिक गुरु थे, जिनका या कह सकते हैं उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी से कहा पहले आप पूरे देश का 1 वर्ष तक भ्रमण कीजिए, लोगों से मिलिए और लोगों की नब्ज क्या है उन नब्ज को टटोलिए और फिर यानी जनमानस को आप समझिए और जनमानस को समझकर फिर कोई आप आंदोलन वगैरह कीजिए या सक्रिय राजनीति में आप क्या लीजिए? भाग लीजिए। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2 के, जो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं यानी खाली जगह वाले प्रश्न, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो इनको तो आपको एक शब्द में इनका जवाब देना है कि बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव जो कि कौन सी रिक्त स्थान नदी के तट पर है? तो इसका आपको स्थान लिखना है। तो वो नदी कौन सी थी? रावी नदी के तट पर है। अगला दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में कौन सा बंदोबस्त लागू किया था? यहाँ आपको लिखना है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम देखेंगे इसका तीसरा, 10 मई 1857 को दोपहर बाद रिक्त स्थान छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। ये कौन सी छावनी थी? मेरठ छावनी थी। अगला हम देखेंगे नव गौतिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण रिक्त स्थान टर्मिनल है जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। तो ये कौन सा है? ये है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो टर्मिनल है वो इस नव गौतिक शैली है उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 1929 के दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन रिक्त स्थान, तो इसकी जगह आपको लिखना है लाहौर। तो कांग्रेस ने 1829 में उस समय की जो पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत की जो राजधानी थी लाहौर, जहाँ की लाहौर के अंदर जो रावी नदी है, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1829 को जो अपना सम्मेलन आयोजित किया था, उसी वार्षिक अधिवेशन की यहाँ पर बात हो रही है और जिसमें ये लक्ष्य घोषित किया था कि अब से कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ भारत की क्या होगा? आज़ादी होगा। अगला हम देखेंगे शुरुआत में मुंबई रिक्त स्थान टापुओं का इलाका था और जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया और वर्तमान मुंबई जो अस्तित्व में आया तो ये 7 टापुओं का इलाका था। अगला क्वेश्चन संख्या 3 है, अति लघुत्तम प्रश्न को उत्तर आपको या तो एक शब्द में देने या एक पंक्ति में आपको इनका क्या देना है? जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? पाणिनि ने। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो आपको लिखना है ये सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला देखेंगे, इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो ये कौन सा सुल्तान था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन कौन सा? तुगलक था। इसने इसको क्या किया था? दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अगला हम देखेंगे चौथा, किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर का? कौन से नगर का? शिविर नगर का। तो ऐसा वो यात्री कौन था? तो ये यात्री फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर। क्या नाम था? फ्रांसवा बर्नियर था। इसने क्या किया था? मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर का। अगला क्वेश्चन 5वां, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको देना है कि तमिल वेद नाला, जो नालायर दिव्य प्रबंध है, नालायर दिव्य प्रबंध नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जोतदार किन्हें कहा जाता है, या जोतादार नहीं, ये जोतदार है, कि जोतदार किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बढ़िया सा ये क्वेश्चन आया है। तो जोतदार किसको कहा जाता है? जो ब्रिटिश काल के समय, यानी जब ब्रिटिश लोग भारत के अंदर आए तो उस समय के जो धनी किसान थे
उन धनी किसानों को क्या कहा जाता था? जोतदार के नाम से जाना जाता था। अगला, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष में पेश की गई थी? तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए कि ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी। तो ये 1817 ईस्वी के अंदर इसको ब्रिटिश संसद में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन संख्या 8वां देखेंगे, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो पहला तो इसका हो गया, वो किस में रखते हैं? आख्यान के अंदर रखते हैं। और दूसरा उसमें उपदेशात्मक। अब देखो ये सारे हैं क्या, इससे संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपके इतिहास के 3 अध्यायों के मैंने वीडियो अपलोड कर लिए हैं, जिसके अंदर मैंने प्रश्न उत्तर, जो मोस्ट प्रश्न उत्तर हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताए हुए हैं। वो अभी आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वाली प्ले लिस्ट है, या जो कक्षा 12 इतिहास की जो मिशन मेरिट वाली प्ले लिस्ट है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। उन प्रश्न उत्तर साथ में PDF में दिए गए और उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझाई जाएगी और 12वीं की अच्छी तैयारी आपको करवाई जाएगी। और जितना कुछ यहाँ पर मटेरियल अपलोड होगा उसको अगर आप पढ़ लोगे तो भी आप 100% नंबर आप प्राप्त कर पाओगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल का ये एक्सपीरियंस है कि इसी तरीके से बच्चों के अच्छे नंबर्स प्राप्त हो रहे हैं। और इसी चैनल पर जो भी सामग्री प्रोवाइड की जा रही है उसके द्वारा इतना सारा यहाँ पर प्रोसेस आपको करवाया जाता है। और इस पेपर का अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो लिखित रूप में, तो आप मेरा जो ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58 उस ब्लॉग पर चले जाइए। और उस ब्लॉग पर जो मॉडल पेपर वाली जो पोस्ट है, उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर आप इस पेपर का भी, मुझे समय मिलेगा तब मैं इसका लिखित रूप से वहाँ प्रश्न आंसर भी डाल दूंगा, जैसा कि पिछली बार का भी वहाँ पर डाला हुआ है। और प्रश्नों के उत्तर कैसे देने, वो सारा कुछ वहाँ डिटेल से आपको बताया हुआ है। इसके अलावा जब प्रश्न बैंक भी आएगा तो भी वहाँ पर आपको अपलोड किया जाएगा। तो आप ब्लॉग कबीर क्लासेज 58 को जरूर विजिट करते रहें। और RBC की आपकी बोर्ड की कोई भी नई अपडेट्स आएगी तो उसकी भी जानकारी वहां पर अलग से एक ब्लॉग पोस्ट बनी हुई है RBC अपडेट्स नाम से, वहां पर आप निरंतर विजिट करते रहिए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि नोआ अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? तो अल बिरूनी ने अपने लेखक में अरबी भाषा का प्रयोग किया है। अगला हम देखेंगे, फ्रांसीसी बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक था? शल्य मतलब ये सर्जन था, तो ऐसा कौन सा था वो? तो वो उसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड ये वेलेजली का शल्य चिकित्सक यानी सर्जन था। अगला हम देखेंगे, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया? तो ये पहला प्रयास किया गया 1872 ईस्वी के। अगला हम देखेंगे, सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? वैसे सेनेटोरियम का मतलब होता है आरोग्य निवास। क्या होता है? आरोग्य निवास, या इसको हम कह सकते हैं दूसरी तरीके से, तो ये है स्वास्थ्य स्थल। स्वास्थ्य स्थल थे, यानी अब था क्या, यानी ऐसे पहाड़ों के ऊपर स्थित जो हिल स्टेशन थे जहाँ सैनिकों को विश्राम करने या उनका इलाज करने के लिए भेजा जाता था। क्योंकि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए तो भारत की अन्य जातियों के संपर्क में, या भारत की गर्मी आदि, या भारत का जो पर्यावरण था उसके कारण उनके अंदर हैजा, मलेरिया जैसी खूब सारी बीमारियां हो जाती थी। तो ऐसे में ये शिमला थे, इधर राजस्थान में माउंट आबू था, तो ऐसे ऊंचे हिल स्टेशनों पर ये चले जाते थे जहाँ की वायु और या कह सकते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट उनके अनुकूल था और वो स्वास्थ्य वर्धन था। तो यह ऐसे स्थानों पर वो अपने सैनिकों या खुद अपने अधिकारियों या जो दीर्घकालीन बीमारी से ग्रस्त लोगों को उन हिल स्टेशनों पर भेज देते थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? सेनेटोरियम के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला हम जो देखेंगे, अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो खंड संख्या ब के अंदर है। क्वेश्चन संख्या 4, सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो सिंधु सभ्यता के अंदर आपकी जो विलासिता की हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो इसमें हमें एक तो फयांस मिले हैं। कौन क्या मिले? फयांस मिले हैं। इसके अलावा हमें तकलियाँ, इसके अंदर तकलियाँ, और तकलियों के अलावा एक आपके आ जाएंगे स्वर्णाभूषण। स्वर्णाभूषण यानी सोने के जो आभूषण है वो आभूषण इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि विलासिता की वस्तुएं होती क्या है। अब जब को देखो सिंधु सभ्यता की खोज की गई, उसमें पुरातत्वविदों को चीज़ें मिली, तो कुछ चीज़ों को तो उन्होंने सामान्य दैनिक उपयोग की चीज़ें माना, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें जो कीमती थी, जो दुर्लभ थी,
यानी जो महंगी थी और वो स्थानीय स्तर पर प्राप्त नहीं होती थी और जो जटिल तकनीकी से बनी थी, उसमें एक ये फ्यांस था जो घिसी हुई रेत और बालू तथा रंग और चिपचिपा एक पदार्थ होता था, उसके मिश्रण को जो पकाकर बनाया जाता था। और इस तरीके की ये छोटे पात्र होते थे जो कीमती माने जाते थे और उन्हें बनाना भी कठिन होता था, तो आम लोग उसको नहीं खरीद सकते थे। इसी कारण इनको विलासिता की वस्तुएं माना जाता था। इसके अलावा जो तकलियां होती थी, तकलियों को भी इसके अंदर होता था, जो रोजमर्रा के अंदर प्रयोग अन्य लोग क्या करते थे, नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा जो कुछ और चीजें थी जैसे स्वर्ण आभूषण, यानी स्वर्ण एक तो सोना की दुर्लभ भी था और एक ये आज के समय जैसा ही उस समय भी बड़ा ही कीमती था। और ये कुछ जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऐसे कुछ स्थलों से ये वस्तुएं प्राप्त हुई, इसी कारण इन्हें विलासिता की वस्तुओं के अंदर रखा जाता है। अगला जो हम देखेंगे वो है देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी का अर्थ आपको बताना है। तो वैसे देखो, देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और जो प्रियदर्शी है उसका मतलब होता है देखने में सुंदर या देखने में मनोहर छवि वाला जो होता है। अगला हम देखेंगे मातृवंशिता से आप क्या समझते हैं। तो मातृवंशिता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा किससे जुड़ी होती है, माँ से जुड़ी होती है। जहां पिता से नहीं, वंश परंपरा माँ से चला करती है, माँ के बाद उसकी बड़ी बेटी उसकी क्या होती है, मुख्य होती है। जैसे पितृवंशिता बड़ा बेटा क्या होता है, फिर उसका बेटा, फिर उसका, ऐसे चलती है। तो यहाँ पर मातृवंशिता के अंदर माँ उसकी लड़कियों के अंदर फिर परंपरा यहाँ पर चला करती है। अगला, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार में किया। तो जो इब्न बतूता है उसने नारियल का वर्णन एक गिरीदार मानव सिर के समान किया है। उसने देखा कि उसके अंदर दो तो उसको आंखें दिख रही है और एक उसके अंदर क्या दिख रहा, उसको मुंह भी दिख रहा है, और इसके ऊपर का जो भाग है वो हरा भाग है, तो हरा भाग उसको मानव के सिर के जैसा, और उसके ऊपर जो उसको रेशे वो उसको मानव के सिर के जो बाल है उसके जैसे उसको दिखाई देते। तो इस तरीके से उसने नारियल का क्या किया, वर्णन किया है। अगला हम देखेंगे किन्हीं दो सूफी सिलसिलों के नाम। तो एक तो सूफी सिलसिला आप लिख सकते हो चिश्ती सूफी सिलसिला, और दूसरा आप लिख सकते हो नक्शबंदी है या फिर कादरी है। ऐसे खूब सारे सिलसिले जिनके नाम आपकी बुक्स के अंदर मैंने पढ़ाते समय बताया, तो उनमें से आपको किसी दो के यहाँ पर नाम लिखने थे। अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि वो है 9वां प्रश्न, अमर नायक के कोई दो उदाहरण बताइए। वैसे अमर नायक ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जो विजयनगर साम्राज्य वाला आपका चैप्टर है उससे संबंधित है। तो इसका हम पहले अधिकार के अंदर हम इसके अंदर लेंगे। जैसे ये अमर नायक क्या करते थे, किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर ये वसूलने का कार्य करते थे। इसके अलावा दूसरा अधिकार के अंदर हम ये लिख सकते हैं, ये अपने पास प्रभावी सैनिक शक्ति रखते थे जिससे ये राजा को भी प्रभावित करते थे और राजा भी क्या करते थे, इनसे सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते थे। तो इस तरीके से ये इनके क्या थे, कुछ अधिकार थे। ऐसे और भी बहुत सारे अधिकार है, लेकिन यहाँ दो का पूछा, आपको दो का ही लिखना है। स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं। देखो, तो गोपुरम क्या है, जो दक्षिण भारत के जो मंदिरों के ऊंचे द्वार हैं उन द्वार को गोपुरम के नाम से जाने जाते हैं। या इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, शिल्प से सज्जित स्मारकी अट्टालिका जो दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती थी उन्हें हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। अगला हम देखेंगे तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो तालुकदार वह व्यक्ति है जिसके साथ ताल्लुक यानी क्या हो, संबंध हो, रिलेशन हो, और आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई में हो गया। यानी बाद में हम देखते हैं ये ताल्लुक एक क्षेत्रीय इकाई की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया था। 12वां देखेंगे, ये गिलास फिल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन किसने और किस रियासत के बारे में कहे थे। तो ये कथन किसने कहते, ये कथन 1851 के अंदर उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला लॉर्ड डलहौजी ने, और अवध के बारे में कहे थे। जो अवध रियासत थी उस रियासत के बारे में इसने कहे थे। अगला हम क्वेश्चन संख्या 13वां देखेंगे कि आपके अनुसार, देखो इस तरीके का पिछली बार भी जो आता था आपके बौद्धिक प्रश्न, और इस बार भी ऐसे 2-3 प्रश्न बौद्धिक आएंगे ही। तो मैंने पिछली बार जो आप राजस्थान बोर्ड का, हालांकि सिलेबस अलग था लेकिन उसमें बौद्धिक प्रश्न मैंने करवाए और उसमें मोस्ट ऑफ के आपके हड़प्पा वाले करवाए हैं, तो वो प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं इसमें। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें और उनको मैंने लिखित रूप से उनके आंसर
दिए हुए बौद्धिक पाठ का अलग से मेरी ब्लॉग पोस्ट बनी हुई है ब्लॉग कबीर क्लासेस रिटावन पर, वहां जाकर उसको आप जरूर देखें। तो यहाँ पर आपके अनुसार सरके के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए। तो आपके अनुसार, हमारे अनुसार लिखना तो हम किस तरीके से इसका लिखेंगे, देखो तो हमें यहाँ पर इसमें लिखना है कि हमारे अनुसार सरके से जो सूत कताई के कार्य ने जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक जो श्रम की दीवार को तोड़ने में क्या दी थी, मदद दी थी। इस कारण ही जो महात्मा गांधी जी द्वारा प्रयुक्त सरका क्या राष्ट्रवाद की पहचान बन गया था। ये और दूसरे टाइप से आप लिखना चाहते हो तो ये ऐसा लिख सकते हो कि चरखा जो था वो जन सामान्य से संबंधित था और ये स्वदेशी और आर्थिक जो प्रगति है उसका प्रतीक था। और जो महात्मा गांधी ने संविधान अपने हाथ से यानी खुद मेहनत करके यानी लोगों को स्वावलंबन का जब संदेश दिया तो ये क्या बन गई, राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बन गई। और साथ में दूसरा इसमें ये भी आप लिख सकते हो कि जब गांधी जी ने जो उद्योगों के अंदर मशीनों का प्रयोग किया था, उस मशीनों के सामने इस सरके को खड़ा किया था, तो जो गरीब मजदूर वर्ग था वो इससे अपना क्या मानता था, लगाव मानता था। गरीब मजदूरों का इनके सामने क्या हो गया था, लगाव हो गया था और इस कारण ये राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गया था। अगला हम देखेंगे 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 2 ही यहाँ पर लिखने, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। आप ज़्यादा लिखो तो 3 लिख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने। तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने सामान्य कानून और जो मुकदमे की जो प्रक्रिया थी उसको रद्द करके एक स्पष्ट कानून बना दिया कि विद्रोही को अब केवल मौत की सजा ही दी जाएगी, यानी उनको फांसी दी जाएगी, इसके अलावा और कोई सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कूटनीति द्वारा जो शिक्षित वर्ग तथा जमींदारों को इस विद्रोह से क्या रखा, अलग रखा। इसके अलावा अंग्रेजों ने इंग्लैंड से और भी सेना मंगा ली, वहां से गोला बारूद बना दी। युद्ध के दरमियान क्या कर दिया, अन्य एक अपनी जो आपातकालीन सेना का भी उन्होंने क्या कर दिया, गठन कर दिया। और कूटनीति द्वारा जो राजा महाराजा थे उनको भी अपने क्या कर लिया, पक्ष में कर लिया। ऐसे खूब सारे कारण, आपको 2 कारण इसके अंदर लिखने, 2 कदम लिखने। अगले हम देखेंगे किताब उल हिंद की आपको क्या बतानी है, विशेषता बतानी है कि किताब उल हिंद की विशेषताएं आपको बताइए। कमेंट करके आप मुझे बताना कि किताब उल हिंद पुस्तक लिखी किसने। मैं चलो आपको इसकी विशेषताएं बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी नहीं लिखा, फिर भी आपको 2 विशेषताएं पॉइंट बनाकर लिखनी है। पहली विशेषताएं आप लिखोगे कि इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, जिससे ये लोगों को आसानी से मर्मदर्शी या लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। दूसरा आप लिखोगे इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, सामाजिक जीवन, भार तोल मापन की विद्या, मूर्ति कला, कानून आदि विभिन्न पक्षों का विवेचन विस्तार पूर्वक किया गया है। तो इस तरीके से आपको इसमें विशेषताएं आपको लिखनी है। अगला लॉटरी, ये जो लॉटरी कमेटी पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। अब देखो था क्या, 1817 में इस कमेटी का गठन किया गया था, किसके लिए, कलकत्ता में नगर नियोजन कार्य में सरकार की सहायता के लिए इसका गठन किया गया था। अब इसका नाम लॉटरी कमेटी क्यों पड़ा, क्योंकि ये नगर के अंदर सुधार के लिए लॉटरी के माध्यम से जनता से ही पैसा वसूल करती थी, जनता से, यानी जो जनता के अंदर जो सार्वजनिक लॉटरी के द्वारा उनको लॉटरी बेच करके उनके माध्यम से जो शहर के सुधार के लिए धन को, तो आपको क्या जुटाना है कि ये समिति सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से शहर के सुधारों के लिए धन को जुटाया गया था। इस कारण इसको लॉटरी कमेटी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसने क्या काम किया, बहुत ही बढ़िया इसने काम किया था। वो काम क्या किया था, शहरों के अंदर जो स्लम बस्ती थी उस बस्ती को हटा दिया, इन्हें सारी झोंपड़ियों को साफ कर दिया और जो शहर के अंदर मेहनत कर गरीब लोगों को जो बाहर निकालकर कलकत्ता से बाहर बचा दिया। इसके अलावा जो हिंदुस्तानी आबादी वाला हिस्सा था उसमें सड़क निर्माण किया और नदी के किनारे भी जो अवैध कब्जा था उसको हटाया। और बाद में तो इसने यूरोपीय ढंग पर बस्तियां बनाई और उनमें से भारतीयों को अलग ही कर दिया, यूरोपीय लोगों के लिए अलग बस्तियों का निर्माण करवाया गया। और इसके अलावा जो हैजे वगैरह, ऐसा मलेरिया वगैरह ऐसी बीमारियां फैलती थी, इस बीमारियों के देखते हुए 1836 में इस कमेटी ने क्या कर दिया, जो घास फूस की झोंपड़ियां थी उनको अवैध घोषित कर दिया और उसकी जगह मकानों में ईंटों की छत को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। तो समय समय पर इसने क्या कर दिया था, झुग्गियों को हटाने वगैरह करने या ऐसी ब्रिटिश जो लोगों के लिए अलग से आबादी बनाने, इस तरीके के खूब सारे इसने कार्य किए थे। तो जिसके अंदर आपको सिर्फ 4-5 या 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, 16 क्वेश्चन। बाकी के जो प्रश्न है उन प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए आप इंतजार कीजिए, जल्दी आपके लिए इससे संबंधित भी वीडियो लेकर आऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो आधार रहेगा अगले वीडियो में। इस पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया
तो अगला वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसके अंदर ये सारे बड़े सवाल और मानचित्र वाला हल होगा। हालांकि मानचित्र का सोल्यूशन मैंने आपको जब मैंने ये मॉडल पेपर का रिव्यू किया था उसमें क्या क्या है ब्लूप्रिंट वगैरह देख उसमें भी मैंने मानचित्र को आपको समझा दिया था, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ।